का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जैसे आप सभी को पता है, स्टेट बैंक क्लर्क का जो वैकेंसी है वो निकल कर आ गया है। और मैंने पहले ही बोला था, अगर आपने देखा होगा तो मैंने क्लर्क का जो तैयारी है वो स्टार्ट भी करवाया था। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि भैया इस बार बस पीओ का वैकेंसी आएगा, क्लर्क का नहीं आएगा। लेकिन फाइनली जो क्लर्क का नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं सकते, पूरा डिटेल में क्या क्या चाहिए, आप एलिजिबल है कि नहीं है, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप बैंक का तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो मैं तो बोलूंगा आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, सभी कोई को। ठीक है, तो बोलूंगा जो भी चैनल के ऊपर नए हैं पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ नोटिफिकेशन के बेल को ही दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अगर अपडेट किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक बात, इसका जो तैयारी है मैं यहां पर तो कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन अनअकैडमी के ऊपर भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी आपको A to Z जो भी प्रिपरेशन होगा उसका वीडियो वहां पर मिलेगा। ठीक है, और उसका लिंक क्या है, तो जितेंद्र स्पेस देकर KR स्पेस देकर सिंह आप जाकर सर्च मारेंगे अनअकैडमी के एप्लीकेशन के ऊपर तो हमारा आईडी मिल जाएगा, जाकर फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको यह भी बोल दूं, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, कि इसका जो लिंक है ना वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं जो वैकेंसीज आए वो कितना है टोटल पोस्ट, ये बहुत मैटर करता है। तो जो टोटल पोस्ट है वो है 8653, यानी 8653 पोस्ट टोटल है आपका इस बार 19 वाले स्टेट बैंक क्लर्क में। अब मैं आपको लेकर चलता हूं ऑफिशियल, यहां पर देखेंगे जो पेमेंट करने का डेट है वो कब से है। पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 12/4 यानी 12 अप्रैल से लेकर 3/5 यानी 3 मई तक आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। अब क्या क्या चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए पहले एक बार वो भी देख लेते हैं। तो आपने देख लिया होगा जो इंपॉर्टेंट डेट है फॉर्म फिलअप करने का वो कब से है, याद रखिएगा 12 अप्रैल से लेकर लास्ट कब है 3/5। तो लास्ट का तो आप इंतजार करो ही मत, आप जल्दी 12 तारीख के बाद ये फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्या क्या चाहिए। तो पहले आपको मैं दिखा दूं जो टोटल सीट है वो कितना है, वो बहुत मैटर करता है। तो आप यहां पर देख पाएंगे जितने भी मेरे भाई बहन हैं, पहला वाला जो जनरल है, जनरल, उसके बाद आपका EWS SC ST OBC। तो यहां पर आप लोग देखेंगे इस वाले पोर्शन में तो जो जनरल के लिए सीट है वो कितना है, 3646 सीट है जनरल के लिए। और जो EWS है, ठीक है, जो अपर कास्ट में जो गरीब वगैरह है उनके लिए कितना सीट है, तो 847। ओबीसी के लिए एससी के लिए कितना सीट है, तो 1357। एसटी के लिए 793 और ओबीसी के लिए कितना सीट है, 1950। और ये टोटल मिलकर बन जाता है 8593। यानी इस बार जो वैकेंसीज निकल कर आई है 19 के लिए, वो कितना निकल कर आई है, वो निकल कर आया है आपका 8593। अब बात करते हैं आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, अगर मैं बोलूं उतना भी आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप प्लेन ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को बिना किसी डाउट के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन है, पास आउट है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम का। और एक बात, एक चीज आप और देख लीजिए, अगर आप मान लो पोस्ट ग्रेजुएट है, अगर आप मान लीजिए आप लास्ट ईयर में हैं और आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो यहां पर भी बोला गया है द डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी द डेट अपियरिंग ऑन द मार्कशीट, सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशूड बाय द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन केस ऑफ यहां पर सच सर्टिफिकेट शुड बी डेटेड ऑन 31/8/2019। यानी आपका जो रिजल्ट है, अगर आप मान लो लास्ट ईयर में है और आप 31 अगस्त से पहले आपका रिजल्ट आ जाता है, मान लीजिए, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर तो कोई भी डाउट नहीं होगा कि भैया मैं लास्ट ईयर में हूं, मैं फॉर्म फिलअप कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। क्लियर बोल दिया, अगर लास्ट ईयर में है और 31 अगस्त से पहले आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं बिना किसी डाउट का। चलिए आगे देखते हैं। आगे में आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन क्या रहने वाला वो देख लीजिए। सभी को पता है पहले प्री एग्जाम होगा, ठीक है। प्री एग्जाम जो है वो 30 नंबर का इंग्लिश है,
35 नंबर का आपका क्या है, मैथ है, और 35 नंबर का क्या है, रीजनिंग है। और ये टोटल मिलाकर आपका 100 क्वेश्चन रहने वाला है, और ये कवर करेगा आपका 100 मार्क्स। और टाइम कितना का होगा, 1 घंटे का। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इंडिविजुअल एक सेक्शन के लिए, हर एक सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यानी इंग्लिश के लिए आपके पास टाइम होगा 20 मिनट का, मैथ के लिए 20 और रीजनिंग के लिए भी 20 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा। और आपके पास इंपॉर्टेंट चीज भी बताया गया है यहां पर, अगर आप देखेंगे हर एक गलत आंसर पर आपका 0.25 मार्क्स जो है वो काटा जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज यहां पर देखिए, मेंस एग्जामिनेशन के लिए कितने स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे ये भी यहां पर बता दिया गया है, 10 टाइम्स। यानी अगर आपका नोटिफिकेशन में कितना है 8653, इसको 10 से गुना कर देंगे तो इतने स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। और यहां पर भी इस लाइन में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट एस एलवेज फॉर एग्रीगेटेड। यानी मतलब आपका जो इंडिविजुअल सेक्शन है उसमें कट ऑफ कुछ नहीं रखा गया है। यानी इंग्लिश में मान लो आपका 0.5 आया है और आप इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अगर आप मैथ और रीजनिंग मिलाकर अगर आप ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपका मेंस एग्जाम के लिए सिलेक्शन होगा, यह बताया गया है, ठीक है। और अगर बात करूं मेंस एग्जाम का, तो मेंस एग्जाम में क्या है, मेंस एग्जाम में बोला गया है आपका कि 4 पार्ट होगा। पहला तो होगा आपका करंट अफेयर ही मान लो, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, वो कवर करेगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, उसके लिए टाइम दिया जाएगा 35 मिनट का, ठीक है। इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और टाइम दिया जाएगा आपको 35 मिनट का। मैथ के लिए जो टाइम दिया जाएगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स कवर करेंगे। सेम रीजनिंग में जो है इस बार क्या हमेशा की तरह रीजनिंग के साथ साथ जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड है वो भी मेंशन रहेगा। तो 50 क्वेश्चन रीजनिंग और ये मिलाकर और ये कवर करेगा आपका 60 मार्क्स, और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 45 मिनट का। ओवरऑल टाइम हो जाता है 2 घंटा 40 मिनट का। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है हर एक इंडिविजुअल सेक्शन में टाइम कितना दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टोटल क्वेश्चन 190 है और ये कवर करेगा आपका 200 मार्क्स। अब भैया मेंस में जो इंडिविजुअल कट ऑफ है वो है कि नहीं पहले बता दीजिए। तो ये चीज को भी बताया गया है, यहां पर बोला गया है, देख लीजिए आप लोग, अगर अच्छे से आप लोग को दिखाई दे रहा होगा तो यहां पर बोला गया है 1.4 मार्क्स कटा जाएगा, यानी 0.25 मार्क्स आपसे गलत होने पर कटेंगे। और एक चीज बताया गया है आपको, यहां पर देखिए कि देयर विल बी एक्सेप्टेड कैंडिडेट मिनिमम, यहां पर ये लाइन, नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट आर प्रिस्क्राइब्ड, मतलब आपको इंडिविजुअल सेक्शन क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंग्लिश में 0 भी लाए हैं और ओवरऑल कट ऑफ मेंस एग्जाम में भी क्लियर करते हैं तो आपका रिजल्ट बनेगा। यानी प्री और मेंस दोनों में से आपका जो इंडिविजुअल कट ऑफ है वो हटा दिया गया है। तो ये डाउट आपका जो है वो क्लियर हो गया होगा इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं बहुत आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस नोटिफिकेशन में। तो देखेंगे आप जो आपको जो अप्लाई करना है वो हमेशा इस वेबसाइट जाकर क्वालिफाई जो है ये अप्लाई करना है www.sbi.co.in कैरियर में जाएंगे तो आप वहां से ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं भैया एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो इस चीज को बताया गया है, जो एप्लीकेशन फीस लगेगा अगर SC ST और PWD कैंडिडेट से हैं तो आपको 125 रुपए लगेंगे। अगर आप जनरल OBC और EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 750 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। और जो भी PO का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, मैं तो बोलूंगा क्लर्क वाला भी आप लोग अप्लाई करना ही करना, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम कब होगा इसका। तो ये चीज को भी बताया गया है, जो प्री का एग्जाम है आपका वो डेट कब है, यहां पर बोला गया है कि फर्स्ट वीक ऑफ जैन, यानी आपका जो कॉल लेटर है प्री एग्जाम का वो जून के पहले हफ्ते से जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। इसका मतलब मोटा मोटी मानकर चलिए कि एग्जाम से 10-15 दिन पहले आपका जो कॉल लेटर है वो डिक्लेयर होता है, तो मानकर चलो जून के 3rd वीक में
आपका जो एग्जाम है प्री का वो हो सकता है। और मेंस एग्जाम के रिगार्डिंग भी बताया गया है, जो मेंस एग्जाम है उसका जो कॉल लेटर है वो कब आएगा, कब से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, तो 4th वीक ऑफ जुलाई, यानी मोटा मोटी मानकर चलिए जुलाई के बाद आता है अगस्त, यानी फर्स्ट या आपके सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में आपका जो एग्जाम है वो मेंस एग्जाम होगा। ठीक है, और जैसे आपको पता ही है कि क्लर्क के एग्जाम में जो इंटरव्यू है वो होता नहीं है, तो 2 एग्जाम आपको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होता ही होता है, टाइपिंग टेस्ट वगैरह। और एक बात, अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपको जो सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का वो चाहिए, और कोशिश करिएगा ना कि जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वहां से, उस इंस्टीट्यूट से ही बनाइएगा। ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट है 3 महीने का, 6 महीने का, टैली वगैरह का, वो आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त ये चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं क्लर्क का, तो एग्जाम देने से पहले पता तो होना चाहिए कैंडिडेट्स को कंप्यूटर चलाने आता है, कुछ ज्ञान है कि नहीं है, तो ये आप कोशिश करिएगा। और एक बात, अगर आपका 12th में या ग्रेजुएशन में अगर आपका कोई सब्जेक्ट है ना कंप्यूटर, तो आपको अलग से जरूरी नहीं है कि आपको एक कोर्स करना ही करना है, तो ये डाउट भी आप क्लियर रखिएगा। लेकिन कुछ दिन पहले एक मैसेज आया था कि भैया मैंने आईबीपीएस क्लर्क जो है वो क्लियर कर लिया है, लेकिन जब मैंने रिजल्ट देखा तो मेरे मेंस के एग्जाम में ये कंप्यूटर जो है वो मेन सब्जेक्ट में था ही नहीं, और मेन सब्जेक्ट का जो स्कोर है वो रिजल्ट में भी डिक्लेयर नहीं था, तो मैं क्या कर सकती हूं। तो मैं बार बार बोलूंगा, अगर आप कंफर्म हो कि आपका कंप्यूटर जो है एक सब्जेक्ट है तभी आप अप्लाई करिएगा, वरना आप किसी भी इंस्टीट्यूट से जाकर कोर्स कर लीजिएगा 3 या 6 महीने का। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट रह जाता है नोटिफिकेशन को लेकर, तो आप कमेंट्स करिएगा, आपका जो डाउट है मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, रिप्लाई के द्वारा। तो मैं तो बोलूंगा फाइनली जितने भी मेरे भाई बहन हैं सभी को ये फॉर्म अप्लाई करना ही करना है। अगर आप बैंक में जॉब पाने का ड्रीम देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि बैंक का फॉर्म आपको भरना चाहिए और बैंक में आपको जॉब करना है, तो ठीक है।